हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक जीएसटी का केस लॉ जो कि ओशन फ्रेट के ऊपर है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि ओशन फ्रेट पे आरसीएम लाइबिलिटी का पेमेंट होना चाहिए। अब कईयों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि आपको लाइबिलिटी एक बार कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करनी होती है कैश में, और उसका इनपुट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, पर एक बार कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसका दूसरे साइड देखें हम, तो मोहित मिनरल केस था एक, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ केस लॉ की। तो मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट करता था नॉन स्मोकिंग कोल फ्रॉम इंडोनेशिया, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज़। और वो इंपोर्ट करता था सीआईएफ बेसिस पे। और सीआईएफ क्या होता है? कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स वाइल कमिंग टू इंडिया एंड फ्रेट ऑफ गुड्स। तो अब मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड का कहना था कि जब मैं सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट करता हूँ और कस्टम ड्यूटी के साथ जीएसटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देता हूँ, तो मैं वापस से फ्रेट अमाउंट पे आरसीएम लाइबिलिटी जीएसटी के अंडर ही वापस से डिस्चार्ज क्यों करूँ? ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। बात तो ठीक है, पर जीएसटी डिपार्टमेंट भी बोलता है कि नोटिफिकेशन 10/2017 के तहत हमने ओशन फ्रेट को आरसीएम लाइबिलिटी के अंदर कवर कर रखा है। तो बात ये भी ठीक है कि आरसीएम लाइबिलिटी होनी चाहिए, पर हो तो डबल टैक्सेशन रहा है। अब अपन डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी का कंटेंशन भी सुन लेते हैं। अब ये केस लॉ जो है फाइल हुआ था गुजरात हाई कोर्ट में। वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट कंटेंशन रखता है अपना कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसका डेस्टिनेशन किसी दूसरी कंट्री में है या फिर सेम जगह भी है, पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि जहाँ पर वो डिलीवर हो रहा है, जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है। तो इसका डेस्टिनेशन तो इंडिया में है। और जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि अब ये जो सर्विस है ये इंडियन इंपोर्टर अवेल कर रहा है, क्योंकि जीएसटी में एग्जॉशन या फिर आप जब कंज्यूम करते हो गुड्स को तो वहाँ पर ही आपकी लाइबिलिटी अकर होती है। तो इस अकॉर्डिंग भी आपका जीएसटी आरसीएम में जीएसटी लाइबिलिटी बन रही है। अब जो मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करी, तो हमेशा जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जीएसटी लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और लोकेशन ऑफ सप्लाई उसके बेसिस पे आप सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी ये आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये है जीएसटी डिपार्टमेंट में कंटेंशन कि जो जीएसटी लाइबिलिटी आपने कस्टम ड्यूटी के टाइम आपने डिस्चार्ज करी है और जो आप आरसीएम लाइबिलिटी जब डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आप उसको मिक्स मत करिए और उसको डबल टैक्सेशन काउंट मत करिए, क्योंकि वो आपका दूसरे एक्ट में कवर हो रहा है। जो आपने कस्टम ड्यूटी के टाइम जीएसटी पे करा और जो आरसीएम पे कर रहे हैं आप, वो नोटिफिकेशन 10/2017 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो उनका ये भी कहना है कि अब इसको पे करना ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों के साथ साथ जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन भी हमको साथ में रखना चाहिए, ताकि बैलेंस रहे और हारमोनी रहे सिस्टम में। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, उनका ये भी कहना था कि अगर आप आरसीएम में लाइबिलिटी पे कर भी देते हैं तो कौन सा एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर, आपको इनपुट तो मिल ही गया ना। तो इसमें कोई भी लॉस नहीं है मोहित मिनरल का। ये सब कहना था डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी का। तो अब हम बात करेंगे रेस्पोंडेंट की कंटेंशन के बारे में। रेस्पोंडेंट ने कुछ और फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। उसने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे गुड्स, वो फॉरेन शिपिंग लाइन ट्रांसपोर्ट कर रही थी, पर उसने सर्विस दी है डायरेक्टली फॉरेन एक्सपोर्टर को। कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ? फॉरेन एक्सपोर्टर और फॉरेन शिपिंग लाइन के बीच में ट्रांसपोर्ट करने का। यहाँ पर मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, और कंसिडरेशन भी डायरेक्टली फॉरेन एक्सपोर्टर ने दिया फॉरेन शिपिंग लाइन को। और जीएसटी एक्ट भी अगर आप उठा के देखेंगे, सेक्शन 7(1)(b) में लिखा है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो आप, तो आपको कंसिडरेशन भी पे करना पड़ता है रेसिपिएंट को, तभी उसे सप्लाई माना जाएगा। तो जब सप्लाई ही नहीं माना जाए तो जीएसटी की लायबिलिटी तो इनकर होती ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 98 में ये लिखा है कि आरसीएम की लायबिलिटी डायरेक्टली कोरिलेट होनी चाहिए रेसिपिएंट से, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस से।
पर अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस मोहित मिनरल है ही नहीं और तो आरसीएम की लायबिलिटी कैसे आई? क्योंकि रेसिपिएंट ऑफ सर्विस तो कौन है? फॉरेन का एक्सपोर्टर। नेक्स्ट है कि कभी भी दो रेसिपिएंट नहीं हो सकते। एक तरफ तो एक्चुअल में तो कौन है रेसिपिएंट? एक्सपोर्टर, फॉरेन का एक्सपोर्टर। पर जीएसटी डिपार्टमेंट ये भी कह रहा है कि मोहित मिनरल भी रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, कि वो फ्रेट की सर्विस ले रहा है मोहित मिनरल। तो यहाँ पर तो दो रेसिपिएंट हो गए ना, दो रेसिपिएंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट ये है कि ये होल ऑफ इंडिया पे ही एप्लीकेबल है जीएसटी एक्ट। पर कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ ट्रांसपोर्ट का? फॉरेन शिपिंग लाइन और फॉरेन एक्सपोर्टर के बीच में। इसका मतलब है जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बाहर हुआ इंडिया के। नेक्स्ट ये आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंटेंशन दिया था सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 का। तो वो सेक्शन तो डिसाइड करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। उसमें रेसिपिएंट के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। और आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा रेसिपिएंट से ही कोरिलेट करती है, वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला था कि आपको इनपुट मिल जाएगा। तो मोहित मिनरल कह रहा है कि अगर कोई जना या फिर मैं भी एग्जाम सप्लाई दे आगे, तो उसका इनपुट तो पूरा लैप्स हो जाएगा ना। या फिर कभी कभी किसी केस में उसका इनपुट अक्यूमुलेट भी होता रहता है, जो कि कभी काम ही नहीं आता, तो वो भी मेरे लिए लॉस है। एंड लास्ट एंड नॉट द फॉरमोस्ट केस, कि इसमें डबल टैक्सेशन तो लग ही रहा है ना, ये तो साफ ही शो हो रहा है। तो ये भी गलत है, ऐसा मोहित मिनरल का मानना है। तो अब दोनों का कंटेंशन सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने मोहित मिनरल के फेवर में डिसीजन सुनाया। उसने बोला आप सही बोल रहे हैं, ये डबल टैक्सेशन का केस है। और ये बात जीएसटी डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को पढ़ते हुए ये डिसीज़न दिया और उसने रीज़न बताया। ये रीज़न दिया कि ये तो क्लियर केस है कंपोजिट सप्लाई का, क्योंकि मोहित मिनरल ने एट द टाइम ऑफ कस्टम ड्यूटी उसने जीएसटी पे कर दिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स पे, इंश्योरेंस पे, फ्रेट पे। तो वापस आरसीएम लायबिलिटी पे करने की ज़रूरत आनी ही नहीं चाहिए। आरसीएम लायबिलिटी जो नोटिफिकेशन 10/2017 के तहत आई थी, वो कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 8 है, जो कि कंपोजिट सप्लाई है। तो कोई भी जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता जीएसटी एक्ट के प्रोविजन से। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लाइन कोट करी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा है, एक तो आर्टिकल 279B का डिलीशन हुआ और आर्टिकल 279(1) का इंक्लूजन हुआ। उससे क्या हुआ? उसका ये मतलब निकला कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कभी भी बाइंडिंग नहीं है और उसे हमेशा इंटरप्रेट करना है आपको अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी एक्ट, जो कि जीएसटी एक्ट में प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको साथ में लेके उसका इम्प्लीकेशन करना है। जीएसटी एक्ट के हमें कभी भी कॉन्ट्रावेंशन में उसको कभी भी कंसिडर नहीं करना, ताकि हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हार्मनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स स्टेट्स के बीच में बनी रहे। क्योंकि अगर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल अगर बाइंडिंग हो जाएगा तो वो सब कुछ डिस्टर्ब कर देगा फिस्कल फेडरलिज्म, जहाँ पर कि यूनियन एंड स्टेट को इक्वल पावर है तो वो जीएसटी को लेजिस्लेट कर सके। अब मैं आपको इन क्रक्स में बता दूँ इसका मतलब क्या है, कि रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस। वो बिल्कुल भी अल्ट्रा वायरस या कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होना चाहिए जीएसटी एक्ट के प्रोविजन से, क्योंकि पावर टू मेक एक्ट के जो प्रोविजंस है रेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से। तो अगर जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो वो गवर्नमेंट के पावर्स की जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्रावेंट हो जाएंगे गवर्नमेंट के पावर्स। अब मैं आपको शॉर्ट में इस जजमेंट के बाद जो इम्पैक्ट आना है वो बता देता हूँ, कि ये जो जजमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इम्पैक्ट आएगा 1 जुलाई 2017 से। अब इसमें क्या क्या इन्होंने एडवांटेज दिए हैं, कि जिन्होंने
इनपुट पे नहीं, मतलब आरसीएम पे नहीं किया था तो वेल एंड गुड, पे नहीं करना। जिसने पे कर दिया था और अवेल भी कर लिया इनपुट, मतलब यूटिलाइज भी कर लिया इनपुट आगे सप्लाई के अंदर, तो वो भी वेल एंड गुड कि आपने यूटिलाइज कर लिया। पर जो यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने आरसीएम लायबिलिटी पे कर दिया, वो इनपुट को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो रिफंड उठा सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे से। अब इस सब के बाद मैं आपके सामने एक समरी बोल देता हूँ, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कब कब हमें आरसीएम की लायबिलिटी पे करनी है। इसमें दो दो जने हैं, ठीक है। जब पेमेंट, फ्रेट का पेमेंट इंडियन इम्पोर्टर करता है इसको, इंडियन शिपिंग लाइन को, तब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे करना है, मतलब इंडियन शिपिंग लाइन को पे करना है, ठीक है। अगर फॉरेन एक्सपोर्टर इंडियन शिपिंग लाइन को पेमेंट करता है, तब ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ये भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में फॉल करेगा, ठीक है। अब बात आती है इंडियन इम्पोर्टर अगर फॉरेन एक्स शिपिंग लाइन से सर्विस लेता है, तो इसी केस में आपका आरसीएम लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, जिसके ऊपर ये पूरा केस लॉ बना है, अगर फॉरेन एक्सपोर्टर फॉरेन शिपिंग लाइन से सर्विस लेता है ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस पे कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, ये जीएसटी एक्ट में ही फॉल नहीं करता है। तो ये आज का डिस्कशन था। होप सो हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।